हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन टॉपिकों को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना हमको देखने को पड़ता है। और जो है, अगर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ामों में तो कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर उन्हीं सभी वीडियो का लेकर आया जाता है, उन्हीं सभी टॉपिकों को डिस्कस करके आसान भाषा में या ट्रिक के माध्यम से या कीवर्ड के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे और आपके जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो आसानी से समझ सकें और आपके आसानी से आप वो डाउट जो है क्लियर हो सके। तो दोस्तों, इसी के क्रम में जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि आप सबको दिखाई दे रहा है, स्टोन एज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, पाषाण काल के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये पहला पार्ट है, इसके अंदर हम निम्न पूरा पाषाण काल जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है एक पार्ट और आएगा। इस तरीके से 2 या 3 पार्ट के अंदर हम जो है ये पूरे स्टोन एज को हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अक्सर जो है यहाँ से इस टॉपिक को समझने में कई सारी दिक्कतों का सामना आता है और कई सारे लोग तो इस टॉपिक को ना स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के बाद आपका जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, इसी टॉपिक के अंत में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर भी रखे हैं जो PYQ है, जो PGT या GIC लेवल के एग्ज़ाम में आए थे। उन्हीं क्वेश्चनों को हमने रखा है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसको भी हमको सोल्व करना है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ, जहां हम इस टॉपिक को आसान भाषा में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम हमारी स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक में जो है हम आज पाषाण काल को डिस्कस करने वाले हैं। इस पाषाण काल के अंदर भी जो डिवाइड किया गया है, उन सभी को डिवाइडेशन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो है हमारे टॉपिक का जो मेन वीडियो जो आज का हमारा रहने वाला है, उसके अंदर हम निम्न पूर्व पाषाण काल, जो फर्स्ट वाला जो एरा है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसी को जो है हमने इस पार्ट को लेके आज का जो वीडियो बनाया है। इसके अलावा जो पाषाण काल का विभाजन, इसके बारे में भी हम समझेंगे और मैप के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे, और कई सारी क्वेश्चन भी हमने रखे हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो हम चलते हैं आगे। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य परिचय, तो दोस्तों हम सामान्य परिचय में समझ लेते हैं पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलने की देखेंगे। तो सामान्य परिचय में हम इतिहास के बारे में हम समझते हैं पहले कि इतिहास को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो पहले हम समझते हैं प्राग इतिहास, दूसरा है हमारा आद्य इतिहास, और तीसरा है इतिहास। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं प्राग इतिहास। तो दोस्तों, प्राग इतिहास के अंदर उन सभी चीज़ों को, उन सभी घटनाओं को शामिल किया जाता है जिसमें हमको कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। कहने का मतलब है, यहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, और इस काल की जो जानकारी, पूरी जानकारी हमको वहाँ के जो मृद भांड है, वहाँ के जो औजार है, वहाँ के जो भी औजार उपकरण वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती है। ये सारी प्राग इतिहास काल के अंदर हमको यहाँ से इस समय काल को जो है हम प्राग इतिहास काल को जानते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जिस काल के बारे में हम लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसको हम प्राग इतिहास काल के दौरान इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मतलब इसको जो है, अगर काल क्रम में हम रखेंगे तो प्राग इतिहास काल के अंदर इसको रखा जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आद्य इतिहास काल। तो आद्य इतिहास को के अंदर किस चीज़ को रखा जाएगा दोस्तों? यहाँ पे वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे मिलेगी, औजार मिलेंगे, मृद भांड मिलेंगे, उपकरण मिलेंगे, आवास, घर वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलेगी। पर यहाँ पे एक दूसरी चीज़ क्या मिलेगी? यहाँ पे एक लिखावट मिलेगी, मतलब यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिलेंगे। मगर होता क्या है, यहाँ पे लिखित साक्ष्य है, मगर लिखित साक्ष्य को हमने पढ़ा नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे साक्ष्य जो जिसके बारे में हमको लिखित साक्ष्य है और जिसको पढ़ा नहीं गया, उसको हम आद्य इतिहास काल के अंदर मानेंगे। तो प्राग इतिहास काल के अंदर क्या देखा था हमने? यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जिसको पढ़ा नहीं, मतलब यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य है ही नहीं, और यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले हैं तो इसको पढ़ा नहीं गया है। तो ये आद्य इतिहास काल हो गया। अब हम चलते हैं ऐतिहासिक काल। तो ये दोस्तों छठी शताब्दी ईसा पूर्व से है काल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे भी मिलेगी, मृद भांड मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे, मोहरें मिलेंगी, औजार मिलेंगे,
और जो है यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ जाती है, यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिलना स्टार्ट हो जाता है, और लिखित साक्ष्य के साथ साथ यहाँ पे विदेशी विवरण भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि सबसे पहले प्राग इतिहास काल के अंदर यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं है, और आद्य इतिहास काल के अंदर लिखित साक्ष्य है मगर उसको पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक काल के अंदर लिखित साक्ष्य भी है और विदेशी विवरण भी है। इस तरीके से जो है तीनों कालों के बारे में हमने समझ लिया है। अब इसके अंदर कौन कौन सा काल आता है। प्राग इतिहास काल के अंदर पाषाण काल को पढ़ा जाता है। आद्य इतिहास के संबंध में जो है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का जो वो पूर्व वैदिक जो है उसको रखा जाता है, उत्तर वैदिक के बाद का तो इतिहास के अंदर आ जाता है। इस तरीके से हम समझते हैं। और इतिहास के संबंध में तो जो महाजनपद काल है और मगध उत्कर्ष है, ये इतिहास काल के संबंध में आते हैं। तो इस तरीके से हमने इस लाइन को समझ लिया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, भारत में इतिहास का जनक भूतत्व सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है सबसे पहले भूत जो है भारत के प्राग इतिहास के जनक के रूप में माना जाता है इनको। यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। प्राग इतिहास का जो जनक है, जिन्होंने उपकरण की खोज की है, सबसे पहले औजारों को खोजा है, वो है रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो इन्होंने क्या कारनामा किया है इसके बारे में हम समझेंगे। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या किया है, इन्होंने 13 मई 1863 को मद्रास के पल्लवरम से पाषाण युग के पहले उपकरण को पाया, जिसको जो क्वार्टजाइट पत्थर का था। मतलब इन्होंने जो है 1863 के अंदर मद्रास के पल्लवरम, मतलब मद्रास का पल्लवरम हम समझेंगे तो ये भारत के नक्शे के अंदर जो है मद्रास जो है यहाँ का एरिया में जाके इन्होंने जो है पहला उपकरण मतलब पाषाण युग का उपकरण खोजा है, जो क्वार्टजाइट पत्थर का था। और जो है इसको इस उपकरण को क्या माना है लोगों ने, हैंडेक्स माना है। इतिहासकारों ने, अधिकांश इतिहासकारों ने जो माना हैंडेक्स को खोजा है। कहने का मतलब ये 13 मई 1863 को मद्रास के पल्लवरम से इनको हैंडेक्स मिला है। किसको मिला है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और इसी खोज की वजह से इनको जो है प्राग इतिहास का जनक माना जाता है। इनको किसका माना है, प्राग इतिहास का इनको जनक माना जाता है। और ये कौन थे, भू सर्वेक्षक थे एक। इस तरीके से हमने ये जो पहली स्लाइड के ऊपर चर्चा कर ली है, मुझे लगता है दोस्तों आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं जिसके बारे में और चर्चा करेंगे। अब मानव विकास के बारे में हम समझते हैं कि मानव विकास का क्रम किस तरीके से हुआ है। यहाँ पे तो हमने चर्चा करी थी कि इतिहास से रिलेटेड, कि इतिहास को किस तरीके से जो है लिखा गया है और किस तरीके से हम इतिहास को हम पढ़ते हैं। अब हम मानव विकास के क्रम को हम समझते हैं। सबसे पहले जो है मानव का उद्भव जो है प्रीति नूतन काल, तो ये प्लेस्टोसीन काल जो था उस टाइम के बारे में बताया कि मानव का जो उद्भव हुआ है उस काल में हुआ है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पृथ्वी की जो भी उत्पत्ति हुई है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। मतलब कई अरबों खरबों साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। फिर उसके बाद जो है कोई भी एक जीव आया है, फिर उसके बाद जो है ऐसे करके धीरे धीरे करते करते जो है यहाँ पे कपि मानव आता है। फिर कपि मानव के बाद जो है मानव की उत्पत्ति, उसी से कपि मानव से मानव की उत्पत्ति होती है। फिर जब जाके यह प्रति नूतन काल आता है तब जाके उसकी मानव की उत्पत्ति हमको देखने को मिलती है। इस तरीके से जो है इन्होंने बताया है, इसको भी हम आगे समझेंगे। तो अभी तक जो भी पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध है उसके आधार पर जो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो है मानव की उत्पत्ति को माना गया। मतलब मानव की जो जन्म स्थली मानी है इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को मानी है। कहने का मतलब ये मानव का जो क्रम स्टार्ट हुआ है अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है। और ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ है इसको भी हम समझते हैं, क्योंकि डायरेक्ट भी कोई भी इंसान जो है पूरा पूर्ण मानव नहीं बना है। उसके जो है कई चरण में जाके जो है होमो सेपियंस मानव बना है। तो पहले चरण में क्या हुआ है कि सबसे पहले जो है यहाँ पे कपि मानव आता है। अब ये कपि मानव आता है तो कपि मानव को जो है यहाँ पे रामापिथिकस बोला गया है। अब रामापिथिकस में से जो है इसके भी दो पार्ट थे इसके। तो एक पार्ट जो है ये तो जंगलों के अंदर था, और एक जो है इसको जो जंगलों से बाहर निकला था। मतलब एक कपि मानव जो है जंगलों से बाहर निकला था। जो जंगलों से बाहर निकला था वो कपि मानव जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में माना जाता है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में हम जानेंगे। ये जो है हमारा निकटतम आदि पूर्वज माना जाता है। कहने का मतलब ये रामापिथेकस के बाद जो है रामापिथेकस के बाद का जो मानव है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, जो ज्ञात मानव है, जो हमारा आदि पूर्वज के रूप में माना जाता है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस माना जाता है। और इसका जीवाश्म 48 लाख वर्ष पुराना, मतलब 48 वर्ष लाख पुराना है जो हमारा जो निकटतम मानव है। और ये कहाँ से मिला है, ये केन्या की जो है ओल्डुवाइज गार्ज के तूफान झील से मिला है। मतलब ये एक जगह है केन्या में जो तूफान झील है, वहाँ से जो है 48 लाख पुरानी जो है यहाँ से इसका जीवाश्म मिला है, वो जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस है।
इसके बाद जो है इसके अगले चरण में कौन सा मानव आता है, होमो हेबिलस। तो होमो हेबिलस जो है ये प्रथम कारीगर मानव है। तो कहने का मतलब इसने जो है अपने हाथों का यूज़ किया था, तो इस तरीके से इन्होंने हाथों का यूज़ करके इसने कुछ औजार वगैरह बनाए होंगे, तो तब जाके इसको प्रथम कारीगर मानव माना है। इसने जो है पहले पत्थर के औजार बनाए, इसने अपने हाथों का उपयोग करने वाला मानव। कहने का मतलब ये इसने हाथों का भी प्रयोग किया है और इसने जो है पत्थरों से औजार ही बनाए। कहने का मतलब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने अपने हाथों का उपयोग नहीं किया था, ये जो है झुककर चलना और अपने हाथ और पैर के बल पे ये चलता होगा इस तरीके से। और इसके बाद जो होमो हेबिलस जो आते हैं, ये इन्होंने अपने हाथों का प्रयोग किया है और जो है इन्होंने औजार भी बनाए पत्थरों से। इस तरीके से हमारे दूसरा मानव हुआ है। इसके बाद अगले चरण में कौन सा मानव आता है ये भी देखते हैं। अब होमो इरेक्टस आता है। होमो इरेक्टस क्या करता है, ये पत्थर के हैंडेक्स बनाने वाला मानव। कहने का मतलब ये उसने तो पत्थर के कोई औजार मतलब कुछ भी औजार बनाया था, मगर इसने तो पत्थर का शेप देना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब ये इसने तो हैंडेक्स बना लिया और अपने हाथ से उसको औजार को यूज़ करने लग गया। और इसने जो अग्नि का भी आविष्कार कर लिया। कहने का मतलब ये भी आग कुछ ज़्यादा ही मतलब इन्होंने तरक्की कर ली है। पहले का मानव जो है ये चलना भी नहीं जाना था, तो ये तो हाथ पैर पे चलता था। फिर दूसरा मानव आया, उसने हाथ का उपयोग किया। फिर तीसरा मानव आ रहा है, तो उसने तो हैंडेक्स बना दिया। और हैंडेक्स बनाने के साथ साथ इसने अग्नि का भी आविष्कार कर दिया। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही तरक्की कर ली इन लोगों ने। अब ये चौथा मानव आता है नियांडरथल। तो नियांडरथल मानव आके तो ये तो और एक कदम आगे चलता है। तो इसने जो है शव विसर्जन को ही स्टार्ट कर दिया। इन्होंने भाई साहब ने आके तो शव विसर्जन मतलब इन्होंने आग की खोज की, आग का आविष्कार किया, इन्होंने आग को यूज ही कर लिया। तो इन्होंने शव विसर्जन कर लिया और व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर किया। मतलब आग का यूज़ भी मतलब इन्हें थोड़े बहुत पैमाने पर नहीं किया, इन्होंने खूब अच्छी तरीके से आग का यूज़ किया। और इसकी उत्पत्ति जो है पूरा पाषाण काल मतलब वही उच्च पूरा पाषाण काल में जाके जो है नव पाषाण काल में जाके इनकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। और इसके बाद जो है क्रोमैग्नॉन के बारे में आया। अब इसके बाद आता है क्रोमैग्नॉन। क्रोमैग्नॉन जो है हमारे होमो सेपियंस जो मानव है, जो वर्तमान का आधुनिक मानव जो था, उसका पूर्वज क्रोमैग्नॉन था। और क्रोमैग्नॉन की जो मस्तिष्क क्षमता थी ये होमो सेपियंस से भी ज़्यादा तेज थी। इस तरीके से हम क्रोमैग्नॉन को हम समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है लास्ट में कौन सा आता है, होमो सेपियंस आता है। होमो सेपियंस जो है 30,000 वर्ष पहले का मानव है। तो इसने तो आके जो है ये उच्च पूरा पाषाण काल में आ जाता है होमो सेपियंस। तो ये तो आधुनिक मानव है। इसके बाद ही जो है अपने जो मानव जनरेशन जो है इसके बाद ही स्टार्ट होती है। तो हमने किस किस मानव की जो है चर्चा की है यहाँ पे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस की चर्चा की है, फिर उसके बाद जो होमो हेबिलस की चर्चा की है, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस की चर्चा की है, फिर नियांडरथल की है, फिर क्रोमैग्नॉन की है, और फिर होमो सेपियंस की है। इस तरीके से जो मानव का जो है पूरा क्रम देखने को मिलता है। उसी के बाद जाके होमो सेपियंस आता है, फिर उसके बाद आधुनिक मानव जो है फिर आता है। इसके बाद हम यहाँ पे ये पिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो मानव है जो हाथ के बल पे और पैरों के बल पे चल रहा है, ये होमो इरेक्टस है। फिर उसके बाद होमो हेबिलस जो आता है, ये अपने हाथों का यूज़ कर लेता है और ये कोई सा भी एक औजार पत्थर का औजार बना लेता है। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस आता है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट मानव है। ये तो खूब सीधा चलने लग गया और इसने जो औजार बनाया उसको भी शेप दे दिया, मतलब हैंडेक्स बना दिया इन महाशय ने। और अब होमो नियांडरथल आता है। तो होमो नियांडरथल ने तो आग वाग लगा के और अपने बाल वाल पूरे जला लिए, और ये तो पूरा मानव बनने के मतलब ये जुगाड़ में थे, पूरे मानव बन चुके थे। इनके जो शेप थी देखो, इनके बाल वाल है बॉडी पे, मगर इन्होंने तो आग लगा के, एक वो ऐड आता था उसमें देखा होगा आपने कि वो बाल वाल जला के और पूरा मानव बन जाता। उसी तरीके से हेमो नियांडरथल जो थे उन्होंने आग वाग लगा के और अच्छे से आग का यूज़ किया इन्होंने, और ये बढ़िया सा मानव बन गया। फिर उसके बाद होमो सेपियंस आता है। तो होमो सेपियंस में तो कोई मतलब कसारी नहीं थी, ये तो बस कपड़े वपड़े पहनने की देर थी। तो ये तो आदि मानव के नाम मात्र का आदि मानव था। तो ये तो सारे काम मतलब मानव वाले करने लग गया था, बस कपड़े नहीं पहने थे। फिर उधर आगे जाके तो ये भाई साहब ने कपड़े पहन ही लिए। तो ये तो अपने आधुनिक मानव जो है वो आ चुके हैं यहाँ पे आके। तो यह आपने समझ लिया होगा। पहला कौन सा है, होमो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हेबिलस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो नियांडरथल, और फिर ये जो है हमारे होमो सेपियंस। और ये जो है आधुनिक मानव, ये कोई भी है जो भी आधुनिक मानव, इन्होंने कपड़े वपड़े पहन लिए। तो इस तरीके से जो पूरी स्टेज जो है हमने समझने की कोशिश की है। तो आपको जो है मुझे लगता है यहाँ से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर पूछे कि हमारा जो मानव पूर्वज जो आदि पूर्वज कौन है, तो होमो इरेक्टस, तो ये भाई साहब हमारे आदि पूर्वज है। और होमो सेपियंस जो है ये, और होमो सेपियंस से जो पहले का मानव है वो है नियांडरथल।
तो इस तरीके से अगर आपसे क्रम भी पूछे तो आप ये समझ सकते हो। और इससे पहले अगर पूछे तो इससे पहले रामापिथिकस भाई साहब थे, तो रामापिथिकस भाई साहब 2 भाई थे, तो उसमें से एक भाई तो अपने जंगल में रह गए और एक भाई जो है जंगल से बाहर निकल आए तो वो मानव बन गए। तो और एक जो है कपी रह गए, वो आज भी हमको जंगलों में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब पाषाण काल की शुरुआत करते हैं। अब पाषाण काल के अंदर भी मतलब किस तरीके से इसका पूरा घटनाक्रम जो है घटा है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। तो पाषाण काल के बारे में जो है यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई भी मतलब किसी भी तरीके की कोई खोज नहीं हुई थी, मगर सबसे पहले जो है 1816 के अंदर डेनमार्क मतलब इन्होंने जो है पाषाण काल के जो उपकरण थे उसके बारे में इन्होंने जो है चर्चा की है, और उन्होंने किस तरीके से इनको विभाजन किया उसके बारे में हम देखते हैं पहले। तो डेनमार्क संग्रहालय के अध्यक्ष जो थे टॉमसन महोदय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टॉमसन महोदय मतलब कहाँ के संग्रहालय के अध्यक्ष थे, तो डेनमार्क के थे। और क्वेश्चन पूछ ले डेनमार्क संग्रहालय के अध्यक्ष कौन थे, टॉमसन थे। तो इन्होंने जो है त्रिकाल में मतलब अपने जो है पाषाण काल को मतलब इतिहास के भी जो प्राग इतिहास काल जो है उसको कितने भागों में बांटा है, 3 काल में बांटा है। तो कौन कौन सा है, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। इस तरीके से जो है इन्होंने 3 वर्गों में विभाजन किया है। अगर पूछे कि त्रिवर्गीय विभाजन किसने किया, तो टॉमसन ने किया है। अब इन्होंने तो 3 वर्गों में किया है। अब आगे जाके क्या होता है, 1865 में, कहने का मतलब 1816 में 3 वर्गों में कर दिया, मगर 1865 में जाके जॉन लुबाक महोदय के मन में आया क्या ये 3 वर्गों वाला तो काम समझ में नहीं आ रहा है, हम ना पाषाण काल को जो है 2 भाग में विभाजित करते हैं। तो 2 भाग में किस तरीके से विभाजित किया इन्होंने, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि पाषाण काल को 2 भागों में किसने विभाजित किया है, तो जॉन लुबाक ने किया है। और कब किया, 1865 में किया है। तो इस तरीके से इन्होंने 2 भागों में कर दिया। अब भाई साहब लार्टेट महोदय आते हैं। अब लार्टेट महोदय के दिमाग में क्या चलता है कि यार इन्होंने तो बड़े बड़े मतलब भाग बांट दिए, अब मैं क्यों ना इन भागों को और छोटा कर दूं, मतलब इन जो इन्होंने एरा बड़े बड़े एरा को जो है पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन एरा को मैं क्यों ना छोटा कर दूं, तो ये चले। तो जो पूरा पाषाण काल का जो एरिया था, जो ये पूर्व पाषाण वाला, इसको इन्होंने और छोटे पीस कर दिए इनके। तो किस तरीके से इन्होंने पीस किए, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। तो कहने का मतलब ये इन्होंने जो है पूर्व पाषाण काल को जो है लार्टेट महोदय ने 3 भागों में जो है इन्होंने विभक्त कर दिए। किसको विभक्त किए इन्होंने, पूरा पाषाण काल के जो विभाजन जो था उसको 3 पार्ट में विभाजित किया इन्होंने लार्टेट महोदय ने। तो एक बार और हम समझ लेते हैं। तो पाषाण काल को 3 भागों में किसने विभाजित किया, टॉमसन ने किया। पाषाण काल को कांस्य काल, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। अब लुब्बाक महोदय आते हैं, इन्होंने जो है 2 भागों में कर दिया, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल। लार्टेट महोदय आते हैं तो पूर्व पाषाण काल को भी छोटे पीस में कर देते हैं। तो ये किस में कर देते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो इस तरीके से जो है लार्टेट महोदय ने भी कर दिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल को किसने 3 भागों में विभाजित किया, तो लार्टेट महोदय ने किया। इस तरीके से हमने ये वाली चीज़ भी समझ ली। अब हम आगे चलते हैं। अब पाषाण काल का जो विभाजन हुआ है कालक्रम के हिसाब से, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं पूरा पाषाण काल का जो कालक्रम है किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। तो पूरा पाषाण काल जो है 6 लाख से लेके तो 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है उसको पाषाण काल के बीच में रखा गया है। इसके बाद मध्य पाषाण काल को हम देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल जो है 10,000 से लेके तो 4,000 ईस्वी पूर्व तक का रखा है। अब इसके बाद नव पाषाण काल को देखते हैं। तो नव पाषाण काल जो है 4,000 ईस्वी पूर्व से लेके तो 1,000 ईस्वी पूर्व तक का रखा है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं तो जो सिंधु सभ्यता है वो किस काल के अंदर रखी गई थी, तो सिंधु सभ्यता के बारे में आपको जो है कमेंट्स बॉक्स के अंदर आंसर बताना है। तो सिंधु सभ्यता किस काल के अंदर आ रही है, नव पाषाण काल के आ रही है, मध्य पाषाण काल के अंदर आ रही है, पूरा पाषाण काल के अंदर आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं जो लार्टेट महोदय ने जो विभाजन किया था उसको हम समझते हैं। तो ये वाला विभाजन किसने किया है, लार्टेट महोदय ने किया है। हमने देखा था पूरा पाषाण काल को इन्होंने बांटा था, तो अब पूरा पाषाण काल को उन्होंने किस तरीके से बांटा इसको हम समझते हैं। तो 6 लाख से लेके तो 1.5 लाख ईस्वी पूर्व तक के काल को इन्होंने निम्न पूरा पाषाण काल माना, और 1.5 लाख से लेके तो 35,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को मध्य पूरा पाषाण काल माना, और 35,000 से लेके तो 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को जो है उच्च पूरा पाषाण काल माना। तो दोस्तों 6 लाख से लेके तो 10,000 तक का डिवाइडेशन इनने कर दिया। तो यहाँ पे हमने देख लिया 6 लाख से शुरुआत करी है और उच्च पूरा पाषाण काल का जो आखिरी का समय 10,000 ईस्वी पूर्व पे जाके खत्म हो रहा है। तो कहने का मतलब ये पूरा इन्होंने जो 5,90,000 साल का जो पूरा कालक्रम था इन्होंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। तो और जो है
अगर देखा जाए तो मानव ने जो है सबसे ज़्यादा अपनी जो उम्र गुजारी है वो इसी काल के अंदर गुजारी। इसके बाद अब यहाँ पे तो देख रहे हो आप 6,000 है, अब 6,000 के बाद यहाँ पे 3,000 है, मगर यहाँ पे 5,90,000 ये भी मतलब अनुमान है। अगर ये देखा जाए तो ये कई ज़्यादा और लाखों में निकल सकता है, क्योंकि 13 लाख 12 लाख इस तरीके से और भी नई नई रिसर्च निकल के आ रही है। और देखा हमने 48 लाख जो है इस वर्ष पुराना हमको वो मिला है एक जीवाश्म। तो इस तरीके से जो है सबसे ज़्यादा एज जो है पूरा पाषाण काल के अंदर ही मानव ने अपना अपना जीवन जो है जीवन यापन किया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम समझने की यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि जैसे कि हमने डिवाइडेशन कर लिया पूरा पाषाण काल को, कि पूर्व पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल, और पहले तो हमने निम्न पूरा पाषाण काल किया है, और दूसरा है हमारा मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है हमारा नव जो है उच्च पूरा पाषाण काल। तो आज के जो वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर दोस्तों हम सबसे पहले ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल में मानव ने जो औजार बनाए थे वो किस तरीके से बनाए थे। तो निम्न पूरा पाषाण काल के बाद जब मध्य पूरा पाषाण काल आता है तो उसमें किस तरीके से औजार बनाए थे, फिर उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल आया था तो उसमें किस तरीके से औजार बनाए थे। ये सारी चेन जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर क्या करता है मानव, एक पत्थर उठाता है जो है वो जो क्रोट पत्थर मतलब जो नदियों के अंदर से मिलता है क्वार्टजाइट पत्थर, उसको उठाता। अब उसको उठाने के बाद जो है इसकी कटिंग किस तरीके से करता है, इसको यूँ छांटता है। अब यूँ छांट के एक औजार बनाता है इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये औजार बन गया पूरा अपना। और उसने काट दिया इस तरीके से, यह बड़ा पत्थर उठाया इस तरीके से इसने यूँ काट के तोड़ के, मतलब ये छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरीके से जो है औजार बना लिया पूरा। ये छोटा सा औजार बन गया। अब ये छोटा सा औजार बन गया है तो इस पत्थर को जो किस तरीके से बोला है इन्होंने, ये कोर पत्थर बोला है, मतलब इसको कोर पार्ट बोला है। तो अगर निम्न पूरा पाषाण काल के औजार को हम देखेंगे तो कौन से पत्थर से बनाया है, कोर पार्ट के पत्थर से जो है इन्होंने औजार बनाया है। तो ये इस पार्ट का जो है बड़े बड़े पत्थर से औजार बनाया है। तो निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर देखने को मिलता है कि बड़े औजार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मगर होता क्या है आगे जाके जब मध्य पूरा पाषाण काल आता है तो मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर क्या होता है, जैसे कि अब यहाँ पे ये पत्थर उठा है, अब ये पत्थर में से जब ये छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे थे तो निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर ये छोटे छोटे टुकड़े का औजार बनाना स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब अब ये छोटे छोटे टुकड़े को जो है इन्होंने औजार बना लिए। तो ये किस काल में जाके बनाए इन्होंने, मध्य पूरा पाषाण काल में जाके। अब होता क्या है यहाँ पे तो बड़ा पत्थर का बना लिया इन्होंने निम्न पूरा पाषाण काल में, और छोटे छोटे पत्थरों को किस में बना लिया इन्होंने, मध्य पूरा पाषाण काल में। अब एक और काल हमारा बच रहा है उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल में क्या होता है कि औजार तो यही रहते हैं छोटे वाले, पर इन छोटे औजारों को जो है इनको चकमक करके इनको थोड़ा चमका दिया जाता है, इनको तेज कर दिया जाता है, धार कर दी जाती है इनको। तो इन्हीं औजारों को उच्च पूरा पाषाण काल में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि औजार वाली समस्या आपकी ख़त्म हो गई होगी, कि पहले जो कोर पत्थर से बनाया जाता है, फिर दूसरे में फलक पत्थर से बनाया जाता है, और तीसरे में इन्हीं फलक पत्थर वालों को जो है थोड़ा तेज कर दिया जाता है, इनको चमका दिया जाता है। और जो है हर काम के लिए अलग अलग जो है औजार बनाए जाते हैं। इस तरीके से हम ये समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे औजारों के नाम लिखे गए हैं तो इनको हम देखते हैं पहले कौन कौन से औजार है। तो यहाँ पे जो है ये हैंडेक्स औजार है, ये निम्न पूरा पाषाण काल का औजार है। ये चॉपर है दोस्तों, और ये जो है क्लीवर है, और ये जो स्क्रैपर है। और चॉपर और चॉपिंग के अंदर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं ये मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर ये फ्लेक उपकरण से ये छोटे औजार देखने को मिलते हैं, मतलब ये फ्लेक पत्थर से बनाए हैं। ये पेबुल बनाया है, और ये जो है छेनी है। तो ये छोटे छोटे औजार जो है मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद होता क्या है, तो ये चॉपर है, और चॉपर के अलावा चॉपिंग कैसी होती है, अगर जैसे कि ये औजार हमने बनाया है इसके तरफ अगर एक तरफ अगर धार है तो ये हो गया हमारा चॉपर, और अगर इसको दो ही तरफ से अगर धार कर दिए तो ये बन जाता है चॉपिंग। तो चॉपर और चॉपिंग की भी समस्या जो आपकी थी वो ख़त्म हो गई होगी। और हैंडेक्स क्या है, हैंडेक्स को जो है ये औजार ऐसे बनाते हैं हैंडेक्स को, और ये पीछे से इसके अंदर एक हत्था जैसा पकड़ने का होता है जिससे कोई सा भी अपना काम कर सकते हैं, तो ये हैंडेक्स होता है। और हैंडेक्स संस्कृति जो हैंडेक्स औजार है वो निम्न पूरा पाषाण काल की विशेषता है। चॉपर चॉपिंग भी निम्न पूरा पाषाण काल की है, और जो है चॉपर चॉपिंग आगे जाके जो है मध्य पूरा पाषाण काल में भी देखने को मिलता है, मगर जो है सबसे ज़्यादा जो इनका यूज़ हुआ है निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ है। तो दोस्तों ये वाली जो आपकी समस्या थी ये ख़त्म हो गई होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल का जो कालक्रम है हमने देख ही लिया है, 6 लाख से लेकर तो 1.5 लाख BC तक का जो काल है निम्न पूर्व पाषाण काल के अंदर आता है। इस काल के औजार कोर पत्थरों से बनाए जाते हैं। तो हमने आपको समझा ही दिया, कोर पत्थर जो है बड़ा पत्थर होता है, उसको छांट के जो बड़ा पार्ट होता है, बड़ा पार्ट जो निकलता है उसको कोर पत्थर बोला जाता है, और छोटा पार्ट जो ये निकल रहे हैं, जो टुकड़े निकल रहे हैं छोटे छोटे, इनको फलक बोला जाता है। तो ये फलक वाला जो हम आगे की क्लास में हम इसको समझेंगे। तो कोर पत्थर से निर्मित इसको कोर संस्कृति भी बोला जाता है, मतलब अगर कोर पत्थर से अगर ये बन रहा है तो इसको कोर संस्कृति भी बोलेंगे। इसके बाद इस काल के प्रमुख औजार चॉपर, चापिंग, हैंडेक्स और क्लेवर, हमने इन तीनों को देख लिया, चॉपर भी देख लिया और चापिंग भी देख लिया, किस तरीके से चॉपर, चापिंग और एस्यूलिन, इन्हीं को बोला, मतलब चॉपर चापिंग को एस्यूलिन बोला है। ये जो है ये प्रमुख औजार थे इस काल के। इस काल के औजार जो है क्वार्टजाइट पत्थर के होते हैं। तो दोस्तों निम्न पूर्व पाषाण काल के जो औजार जो है ओनली क्वार्टजाइट पत्थर के होते हैं, मगर आगे जाके जो है जिप्सर और जो चार्ल्स डेनी और भी कई सारे जो है पत्थरों के औजार हमको देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है निम्न पूर्व पाषाण काल में आपको बस एक ही पत्थर को याद रखना है, क्वार्टजाइट पत्थर को, मगर आगे जाके जब मध्य पूर्व पाषाण काल आता है तो वहाँ पे जस्पर, चार्ल्स डेनी और चार्ट, इस तरीके से और भी कई सारे पत्थर देखने को मिलते हैं, तो उनसे औजार बनाया जाता है। तो होता क्या है कि निम्न पूर्व पाषाण काल का मानव जो है नदियों के पास रहता था, तो नदियों के अंदर ही जो भी इनको पत्थर मिले उन्हीं पत्थरों को उठा के इन्होंने औजार बना लिए, मतलब नदियों के अंदर क्वार्टजाइट पत्थर मिले तो इन्हीं पत्थरों से जो है इन्होंने औजार बनाए। मगर होता क्या है, मध्य पूर्व पाषाण काल के अंदर जाके जो है मानव जो है मैदानी भागों में भी जाता है, तो मैदानी भागों में जो पत्थर मिलते हैं उनसे भी औजार बनाने लग जाता है। इस तरीके से जो जो चीज़ें उसको अवेलेबल हो जाती है, ऐसी ऐसी चीज़ों को वो नई नई चीज़ों को यूज़ करने लगता है। तो इस तरीके से हमको इस चीज़ को समझना है। इसके बाद जो है इसकी शुरुआत किस तरीके से होती है ये भी हम समझते हैं। 28 सितंबर 1864 को प्रोफेसर किंग ने मद्रास के अतीरपक्कम से हैंडेक्स प्राप्त किया, इसी वजह से इसको मद्रासियन संस्कृति भी कहा जाता है। तो दोस्तों हमने देखा था कि 1863 के अंदर जो है रॉबर्ट ब्रूस वुड ने जो है वहाँ पे एक औजार खोजा था, मगर होता क्या है कि उस चीज़ को उन्होंने पाषाण काल और इस तरीके से उन्होंने खोजने की जो है उन्होंने प्रयास किए थे। मगर उसी के एक साल बाद जो है इनके दोस्त जो है प्रोफेसर किंग, वो भी वहीं जाते हैं जो है अतीरपक्कम जो है मद्रास के पास में होता है, तो उन्होंने पल्लवरम से खोजा था और इन्होंने अतीरपक्कम से खोजा था। तो अतीरपक्कम से इन्होंने क्या खोजा था, हैंडेक्स खोजा था, और इन्होंने मद्रास के पास से खोजा, तो इसीलिए इसको मद्रासियन संस्कृति बोल दिया है। अब होता क्या है दोस्तों, अब इसको जैसे कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं, मद्रास, ये भारत का नक्शा, ये भारत का नक्शा है, और इन्होंने यहाँ से जो है मद्रास से जो है इन्होंने एक औजार खोज लिया है। तो अभी यहाँ से औजार मद्रास से खोजा है तो इसने मद्रास संस्कृति का नाम दे दिया है। मगर होता क्या है कि सोहन घाटी से भी चोपर चापिंग मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से चोपर चापिंग मिल जाता है, इसी जिस तरीके से, जैसे कि कहने का मतलब है ये स्टेज यहाँ पे इन्होंने उत्खनन किया, तो ये उत्खनन की लेयर होती है। अब ये सबसे नीचे की जो लेयर है ये निम्न पूर्व पाषाण काल की लेयर है। तो इस लेयर पे जाके मतलब मद्रास के अंदर जब इन्होंने उत्खनन किया तो इस लेयर पे जाके इनको हैंडेक्स मिला, तो इसको इन्होंने निम्न पूर्व पाषाण काल के अंदर मान लिया। मगर होता क्या है, जब ये सोहन घाटी के अंदर उत्खनन होता है तो वहाँ पे भी इसी लेयर के अंदर जाके चोपर चापिंग का जो है ये वाला औजार इनको मिल जाता है। तो जब ये चोपर चॉपिंग और हैंडेक्स जब इन दोनों को इनको मिलता है, मतलब एक ही समय काल में जब मिलता है, तो कहने का मतलब ये है कि चोपर चापिंग भी इसी काल का मान लिया जाता है और इसको जो है सोहन संस्कृति नाम दे दिया जाता है। कहने का मतलब है ये चोपर चापिंग सोहन घाटी से मिला है तो इसको सोहन संस्कृति बोल दिया है, और हैंडेक्स जो है मद्रास से मिला है तो इसको मद्रासी संस्कृति बोल दिया है। इस तरीके से जो अपने अपने एरिया के हिसाब से इन्होंने नामकरण कर दिया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। 1928 के DN वाडिया ने सोहन घाटी में सबसे पहले उत्खनन किया, मतलब 1928 में जाके सोहन घाटी के अंदर इन्होंने उत्खनन किया, और जो है इनको सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपसे पूछा जाए किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोहन घाटी का पितामह किसे कहा जाता है, तो DN वाडिया को जो है सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। इन्होंने जो 1928 के अंदर जो है उत्खनन किया था। तो अब जो चोपर चापिंग जो मिला था वो इन्हीं को मिला होगा, क्योंकि 1928 के अंदर जाके जो इन्होंने सोहन घाटी का उत्खनन किया। अब इसके बाद होता क्या है, 1935 के अंदर जो इस घाटी में महत्वपूर्ण अनुसंधान कैम्ब्रिज अभियान भी इसके ऊपर जो है यहाँ पे रिसर्च करता है सोहन घाटी में ही। अब सोहन घाटी के अंदर अगला जो अभियान क्या होता है, सोहन घाटी के मानव आवास के साक्ष्य, यहाँ से अब मानव आवास के साक्ष्य भी मिलने लग गए,
और दूसरी चीज़ हैंडेक्स प्राप्त कर लिया। तो एच डी संकालिया ने जो है यहाँ से हैंडेक्स भी प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब ये जो चीज़ें यहाँ पे दक्षिण भारत में जो मिल रही थी वही चीज़ अब यहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत में भी मिलने लग गई। तो कहने का मतलब ये सारा जो भी कालक्रम का एरिया जो है इन्होंने एक कर लिया कि मतलब यहाँ पे भी वही चीज़ें थी और यहाँ पे भी वही चीज़ें थी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक ही समय पे एक ही जैसी घटनाक्रम चल रहा था। ये चीज़ों को इन्होंने अनुमान लगा लिया था। अब होता क्या है, ये चीज़ें तो यहाँ पे अलग अलग मिल रही थी, कहने का मतलब यहाँ पे अलग मिली और यहाँ पे अलग अलग स्थान पे मिली। अब एक चौतरा नामक स्थान होता है सोन घाटी पे। अब वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे हैंडेक्स भी मिल जाता है और जो है चोपर चापिंग भी मिल जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को जब यहाँ पे मिल जाता है तो कहाँ से मिलता है, चौतरा से मिलता है। तो इसको दक्षिण और उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल माना जाता है। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का स्थल क्या है, तो चौतरा को माना जाता है। ये चौतरा कहाँ पे होता है, ये उत्तर पश्चिम में जो पेशावर वाला जो पाकिस्तान वाला इलाका है वहाँ पे सोन घाटी के अंदर ये है। इसके बाद हम आगे देखते हैं अब और कहाँ से क्या मिलता है, मध्य क्षेत्र से क्या मिलता है। तो मध्य प्रदेश के हथनोरा से अरुण सोनकिया ने मानव कपाल और पशुओं के जीवाश्म खोजे, सर्वप्रथम नर्मदा घाटी में मिले। मतलब पशुओं के और मानव कपाल का जो जीवाश्म मिला है सर्वप्रथम जो है भारतीय क्षेत्र में नर्मदा घाटी के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ से ऑस्ट्रेलियन औजार मतलब और औजार भी यहाँ से मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मध्य क्षेत्र से भी औजार मिलने लग गए हैं यहाँ पे। अब जब नई नई रिसर्च हो रही है तो मध्य प्रदेश के अंदर भी मतलब उनको जीवाश्म मिला है मानव कपाल का और पशुओं का जीवाश्म मिला है और वहाँ से कुछ औजार भी मिले हैं। किसने ढूंढे हैं ये सारी चीज़ें, ये अरुण सोनकिया ने किया है। अब होता क्या है, अब आगे गंगा घाटी के अंदर अभियान होता है। अब जी.आर. शर्मा और जे.डी. क्लर्क महोदय होते हैं, इन्होंने सोन घाटी के अंदर ही अब इन्होंने बागोर जो मध्य प्रदेश का इलाका है ये भी, यहाँ से पशुओं के जीवाश्म और वेदिका मिल गई अब इनको। अब देख सकते हो आपको कि निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर ही इनको वेदिका जैसी चीज़ें मिल रही है। अब सोन घाटी से इनको एक और चीज़ मिल जाती है कि सोन घाटी में जो राख का जमाव है वो मिलता है। तो इनमें सोन घाटी के अंदर राख के जमाव का जो क्रम है किस तरीके से, जो निम्न पूरा पाषाण काल का है वो सिनवाल है, फिर पटपरा, फिर बागोर, फिर खोंतोई। तो इस तरीके से जो है इसका भी क्रम पूछा जाता है एग्जाम में। ये तो शायद मुझे लगता है एनटीए यूजीसी नेट में एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसका क्रम में पूछा था। तो सबसे प्राचीन जो है ये सिनवाल है और सबसे नया जो है खेंतोई है। तो इस तरीके से आपको जो है इसको भी याद रखना है। और ये सारी जो राख के जमाव ये जो मिले कहाँ से मिले हैं, ये सोन घाटी से मिले हैं। सोन घाटी को कहाँ है, मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं महाराष्ट्र में चिरकी नेवासा और बोरी जो है ये महाराष्ट्र का इलाका है। और निम्न पूरा पाषाण काल की जो प्राचीनतम तिथि है बोरी से ही प्राप्त की है। मतलब महाराष्ट्र का जो बोरी है यहाँ से 13 लाख ईस्वी पूर्व वर्ष की जो है यहाँ से तिथि ज्ञात की जाती है। मतलब बोरी से जो है तिथि ज्ञात की गई है वो महाराष्ट्र से, वो 13 लाख ईस्वी पूर्व की है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमको देखने को मिलता है। और जो है हम आगे देखते हैं और क्या होता है यहाँ पे। तो दक्षिण क्षेत्र के अंदर भी क्या क्या औजार वगैरह क्या क्या मिलता है ये भी हम देख लेते हैं पहले। तो दक्षिण क्षेत्र के अंदर अतिरपक्कम को हमने देख ही लिया। अतिरपक्कम से जो है प्रोफेसर किंग ने यहाँ से जो है पहले तो वो हैंडेक्स खोजा था और इसके बाद जो है जंतु के पद चिन्ह भी यहाँ से मिलते हैं। और भारत में अब ये सारी चीज़ें तो मिल गई है। अब हमने जो है निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में यहाँ से हमने चर्चा कर ली है। अब जो है महत्वपूर्ण फैक्ट और क्या क्या है इसके अलावा अब उसको भी हम देख लेते हैं। भारत के अंदर प्राग इतिहास का मुख्यालय जो है नागपुर में है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद जो तकनीक थी प्लावन तकनीक के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि प्लावन तकनीक के द्वारा अनाज के दानों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अगर कोई सा अनाज के दाना अगर मिलता है उसके बारे में अगर जानकारी है तो प्लावन तकनीक के बारे में, तो ये तो फैक्ट के तौर पे आपको याद रखना है। भारत में प्रचलित पाषाण काल की शब्दावली, जो शब्दावली हमारे भारत के अंदर यूज़ होती है वो फ्रांस से ली गई है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि भारत में प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण बिहार के पेशरा से मिलते हैं और जो निम्न पूरा पाषाण काल की है। मतलब ये जो गंगा घाटी का इलाका है वहाँ पे पेशरा है और वहाँ से जो है निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर अपवाद स्वरूप जो है झोपड़ियाँ मिल जाती है। पूरा ये जो है निम्न पूरा पाषाण काल की, बाकी जो है जनरली मानव जो है अपनी गुफाओं में और पेड़ों के ऊपर इस तरीके से रहता है। मगर इन्होंने जो है पेशरा के अंदर जो है कच्ची झोपड़ियाँ बना ली थी। मतलब मानव आवास के जो है साक्ष्य यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद प्रथम भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन दल का गठन जो किसने किया था, मतलब कौन जो है उस समय महानिदेशक थे। तो
दोस्तों के.एन. दीक्षित जो थे उस समय जो है इसके महानिदेशक थे। इस तरीके से जो हमने इन सारी चीज़ों को याद कर लिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं, मैप के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपको जैसे कि बताया था कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो पल्लवरम से खोज की थी 1863 के अंदर, तो ये पल्लवरम यहाँ पे था। अब यहीं पे जो है अतीरपक्कम है। 1864 के अंदर प्रोफेसर किंग ने यहाँ पे जो है हेंडेक्स की खोज की थी। और जब इन्होंने हेंडेक्स की यहाँ पे खोज की थी तो यहीं पे सोहन घाटी के अंदर जो है यहाँ पे उसी लेयर से, कहने का मतलब है इस लेयर से, ये सबसे निचली लेयर से जो है यहाँ पे इन्होंने हेंडेक्स की खोज की थी। और यहीं पे सबसे निचली लेयर से ही जो लेयर होती है उससे में है इन्होंने चॉपर चापिंग की खोज की थी। तो जब ये चॉपर और चापिंग और हेंडेक्स का जब दोनों को कालक्रम एक मिला तो सब इतिहासकारों ने जो माना है कि मतलब इस काल के जो औजार है, हेंडेक्स अकेला नहीं है, चॉपर चापिंग भी इस काल का औजार है। तो इस तरीके से आपको दोनों चॉपर चापिंग और हेंडेक्स को आपको याद रखना है। मगर होता क्या है कि अब यही सारी मतलब लोगों के मन में ये था कि उत्तर भारत में जो चॉपर चापिंग चल रहा था और दक्षिण भारत में हेंडेक्स चल रहा था। मगर होता क्या है, यहीं पे जो है चौतरा नामक जो स्थान था वहाँ से जब उत्खनन हुआ तो वहाँ से हेंडेक्स भी मिल गया और चॉपर चापिंग भी मिल गया। तो दोस्तों ये जब मिलने के बाद होता क्या है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कहने का मतलब ये दोनों औजार जो है पूरे जो भी स्थान थे, जहाँ जहाँ भी मतलब ये जो क्षेत्र थे जहाँ निम्न पूर्व पाषाण काल के औजार मिल रहे थे, सभी जगह एक जैसे औजार जो है प्रचलित थे। तो एक तो यहाँ पे सोन घाटी हो गया, दूसरा अपना यहाँ पे हो गया, और तीसरा अपने ये बागोर नर्मदा घाटी हो गया, तीसरा सोन नर्मदा घाटी हो गया। इस तरीके से दोस्तों आप ये समझ सकते हो कि निम्न पूर्व पाषाण काल का जो मानव था वो पूरा घाटियों के अंदर था, मतलब मैदानी इलाके के अंदर अभी नहीं पहुंच पाया था। तो इसके बाद जब मध्य पूर्व पाषाण काल आता है तो फिर उसके बाद जो है ये मैदानी इलाकों में चला जाता है। अब मैदानी इलाकों में जब जाएगा तो फिर इसको नई नई चीज़ें मिलेगी, नए नए पत्थर मिलेंगे, और फिर ये नए नए पत्थर मिलेंगे तो उनसे औजार भी बनाएगा। और जब औजार बनाएगा तो औजारों में भी देखने को अपने को परिवर्तन मिलेगा, क्योंकि पहले का जो ये मानव था इसने तो कोर पत्थर से बना लिया, मध्य पूर्व पाषाण काल का जो मानव आएगा वो फ्लैग पत्थर से बनाएगा, तो फलक संस्कृति उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद जब आगे का और भी मानव आएगा तो उसमें धार गंवार करके और उसको और छोटा करके और अलग अलग काम के लिए अलग अलग औजार बनाएगा विशेषीकरण के तौर पे। तो फिर वो नवपाषाण काल की विशेषता हमको और आगे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिए। मुझे लगता है दोस्तों आपको जो है ये चीज़ थोड़ी हमने आसानी से समझाने की कोशिश की है। आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है इसके औजार के बारे में और जो है कालक्रम के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ से अतीरपक्कम को याद रखना है और सोन घाटी को याद रखना है, और जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट को याद रखना है जिन्होंने 1863 में जो है पल्लावरम से जो अपना हेंडेक्स खोजा था। तो वहीं से जो है ये सारी चीज़ों जो घटनाक्रम की जो शुरुआत होती है। इस तरीके से हम आगे चलते हैं, जिनको क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे तो आपके जो काफ़ी ज़्यादा जो आपके कन्फ्यूजन है और जो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उन क्वेश्चनों के माध्यम से। तो हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के तौर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूपी जीआईसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। सोन घाटी नदी घाटी का प्राचीनतम जमाव, अभी हमने यहाँ पे चर्चा की थी प्राचीनतम जमाव के बारे में, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी क्वेश्चन को जो है एनटीयूजीसी नेट ने क्रोनोलॉजी में दिया था, मतलब प्राचीन से लेके तो नवीन तक का जो है क्रोनोलॉजी में जमाना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला ऑप्शन है सिनवाल, दूसरा है पटपरा, तीसरा है बागोर और चौथा है खंतोई। तो दोस्तों आपने अब तक जो है राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है सिनवाल है। और दूसरा कौन सा है, पटपरा है। तो सिनवाल जो निम्न पूर्व पाषाण काल का है और खंतोई नव पाषाण काल का है। तो इस तरीके से ये जो है पूरा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लिखा हुआ है, सिनवाल, पटपरा, बागोर और खंतोई। तो दोस्तों वहाँ पे हमने जो है बागोर जो लिखा था वो बागोर नहीं है, वो बाघोर है। आपको वहाँ पे जो है करेक्शन करना पड़ेगा, जैसे कि हम अभी जाके बता देते हैं आपको। यहाँ पे जो है ये बाघोर है, ये वाले को आपको सही करना है, बाघोर। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन का हमने राइट आंसर सिनवाल बता दिया है, ये सबसे प्राचीन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्तकुटार मतलब हेंडेक्स कहाँ से मिला था। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार इसको जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला ऑप्शन है मदुरै, दूसरा है अतीरपक्कम, तीसरा है पल्लवरा और चौथा है सगन कल्लू।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पल्लवरम। तो पल्लवरम से जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो है हस्तकुटार खोजा था। और अतिरपक्कम से जो है प्रोफेसर किंग ने जो है 1864 में, यहीं से मतलब जो है 1864 में इन्होंने भी हस्तकुटार की खोज की थी। इस तरीके से जो हमने इसको जो है बहुत ही आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश की थी, और मुझे लगता है आपको ये वाला क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सार्वजनिक संख्या में हेंडेक्स और क्लेवर प्राप्त होते हैं, मतलब किस कालक्रम में जो है हेंडेक्स और क्लेवर प्राप्त होते हैं जो सर्वाधिक संख्या में। और ये पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल और चौथा है निम्न पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि हेंडेक्स का जो यूज़ हुआ है सबसे ज़्यादा वो निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर हुआ है, क्योंकि निम्न पूरा पाषाण काल के बाद जो है फलक संस्कृति का काल आता है, तो उसमें जाके जो है ये औजारों का आकार बदल जाता है, और जो औजार है उनके आकार बदल जाता है, उनकी आकृति बदल जाती है, और उनका जो कार्य करने की पद्धति वो बदल जाती है। तो निम्न पूरा पाषाण काल इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आए हैं। तो ये पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, ये भी प्राचीनतम मानव प्रजाति के बारे में पूछा है। तो दोस्तों इसके बारे में हमने शुरू में ही चर्चा की थी। तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, दूसरा है होमो इरेक्टस, तीसरा है जावा मानव और चौथा है होमो सेपियंस। तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि सबसे पहले जो रामापिथेकस आता है, रामापिथेकस के बाद जो है उसका एक भाई तो जंगल में रह जाता है और दूसरा भाई जो है जंगल से बाहर निकलकर जो है अपनी दुनिया में आ जाता है। तो वो जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है प्राचीनतम मानव है, जिसको 48 लाख वर्ष पूर्व जो है इसका जीवाश्म जो है केन्या की एक जो झील थी, तूफान झील, वहाँ से मिला है। तो इसको हमने याद रख लिया है। इसके बाद जो होमो सेपियंस जो है हमारा आधुनिक मानव, इसका निकटतम मानव जो निएंडरथल था। और होमो इरेक्टस के बारे में हमने देखा था कि होमो इरेक्टस जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट इंसान था। इसने बढ़िया सा औजार और हस्तकुटार वगैरह ये सारी चीज़ें बना ली थी। और इससे पहले होमो हेबिलस था, उसने जो अपने हाथों का यूज़ किया था। इस तरीके से हमने सारी क्रोनोलॉजी में हमने देखी थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। भारतीय प्राग ऐतिहासिक के जो जनक थे उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, और ये जो जीआईसी 2018 में ये क्वेश्चन आया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट, मार्टिन व्हीलर, जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपने गेस कर ही लिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो है इन्होंने जब 1863 के अंदर जब इन्होंने पल्लवरम से जब इन्होंने औजार की हेंडेक्स मिला था, तो इसी के तौर पे इनको प्राग ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है। तो इस तरीके से इनका भी हमने समझ लिया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हथनोरा के बारे में पूछा गया है। हथनोरा जो है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। हथनोरा से मानव जीवाश्म दोस्तों, ये जीवाश्म की खोज किसने की थी? तो एच.डी. संकालिया, बीबी लाल, अरुण सोनकिया, जी.आर. शर्मा। तो दोस्तों आप यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये जो पीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे जो है इसकी खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया ने की थी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के हथनोरा से जो है अरुण सोनकिया ने जो है मानव जीवाश्म की खोज की थी। और यहीं से मानव जीवाश्म मतलब मानव कपाल मिला था यहाँ से इनको, और जो है यहाँ से पशुओं के जीवाश्म भी मिले थे, और कुछ ऑस्ट्रेलियन औजार भी यहाँ से इनको मिले थे। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनको यहाँ से मिली थी, और अरुण सोनकिया ने जो है इसकी खोज की थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पेबल पाषाण उपकरण प्रायः निम्न में से किस काल से संबंधित है? तो ये वाला क्वेश्चन जो है नया क्वेश्चन है, मगर इसको आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है निम्न पूरा पाषाण काल। पेबल संस्कृति के जो उपकरण हैं किस काल के? निम्न पूरा पाषाण काल के हैं। इसके बाद जो है दोस्तों आज का जो सेशन है हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारे वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला है, अगर आपके कुछ डाउट क्लियर हुए हैं, अगर कुछ कन्फ्यूजन आपके दूर हुए हैं, या आपको कुछ हेल्प मिली है, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो है आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद नहीं आया है और अगर कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो भी आप कमेंट्स करके बताएं। जो हम कुछ अगर सुधार करने का अगर होगा तो उसमें सुधार करेंगे। और जो है अगले पार्ट के अंदर हम जो है इसका जो पाषाण काल के और जो पार्ट बचे हुए, जैसे पूर्व पाषाण काल
और उच्च पूर्व पाषाण काल के बारे में एक पार्ट लेके आएंगे। फिर उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नव पाषाण काल को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से जो है पाषाण काल को हम 2 या 3 पार्ट के अंदर हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सर्च कर सकते हैं। इतिहास का किला नाम से आप टेलीग्राम चैनल को सर्च करके आप हमारे इतिहास का किला नाम से आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएंगे, हिस्ट्री के पोल मिल जाएंगे और कई सारी बुक की PDF मिल जाएंगी। और जो है जो अगर आपको कोई डाउट क्लियर अगर करवाना है तो आप वहाँ से हमको कांटेक्ट करके आप मैसेज करके हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई डाउट है तो कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।